This call is now being recorded. All right, let me start the screen share. ठीक है, सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था. दिस वाज द लास्ट टॉपिक व्हिच वी डिड इन द क्लास. हमने हमारे यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे दो टाइप्स यहाँ पे होते हैं. एक होता है आपके यहाँ पे डेंस रेगुलर टिश्यू, दूसरा आपके यहाँ होता है डेंस इरेगुलर टिश्यू. ठीक है, हमने डेंस रेगुलर टिश्यू यहाँ पे हमारा देखा था, जहाँ पे आपको क्या दिखता है, यू विल फाइंड कोलेजन बंडल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. यू विल गेट टू सी कोलेजन बंडल्स ओवर हियर. और ये कोलेजन बंडल्स के आसपास आपको यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. याद रखना, ये जो कोलेजन बंडल्स आपके सामने यहाँ पे हैं, दे आर लाइक केप्ट पैरेलल टू ईच अदर. तो इनका ओरिएंटेशन काफी यूनिफॉर्म होता है. याद रखना, डेंस रेगुलर टिश्यू के अंदर आपका जो ओरिएंटेशन होगा कोलेजन का, वो बहुत यूनिफॉर्म तरीके से होगा, और इसलिए हम इसे यहाँ पे बोलते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू. अब इसके हमने दो एग्जांपल यहाँ पे दिए थे. एक था आपका एग्जांपल यहाँ पे टेंडन का, और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे था आपके लिगामेंट का. सो दीस आर द टू एग्जांपल्स यू फाइंड इन दिस. अब मुझे बताइए, टेंडन्स आपको कहाँ मिलेंगे? Joining bone to muscle. बोन्स एंड Muscle. मसल. मसल के नीचे जो आपको जो अटैचमेंट यहाँ पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी द टेंडन ओवर हियर, राइट. लिगामेंट आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा आपको लिगामेंट देखने के लिए? Bone to bone अटैचमेंट, बिल्कुल सही, राइट. बोन टू बोन अटैचमेंट जो आपको यहाँ पे रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी द लिगामेंट ओवर हियर. तो लिगामेंट और टेंडन आपको यहाँ पे याद रखना है. दिस आर द टू थिंग व्हिच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, कि आपको ये किस चीज को अटैच करने के लिए आप यहाँ पे मदद कर रहे हैं. दे बोथ बिकम अ पार्ट ऑफ माय डेंस रेगुलर टिश्यू. अब उसके बाद जो अगला टर्म आपके सामने यहाँ पे है, दैट इज योर डेंस इरेगुलर टिश्यू. दैट इज गोइंग टू बी द डेंस इरेगुलर टिश्यू यहाँ पे. अब डेंस इरेगुलर टिश्यू जो आपका यहाँ पे होता है, अब इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें भी आपको मिलेंगे आपके कोलेजन बंडल्स आपको मिलेंगे, फाइब्रोब्लास्ट सेल आपको मिलेंगे यहाँ पे, बट उनका ओरिएंटेशन नहीं होगा. सो बेसिकली वो स्कैटर्ड होते हैं. तो आपका कोलेजन बंडल आपके ऐसे कहीं ना कहीं आपके ऐसे स्कैटर्ड होंगे, राइट. दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ओरिएंटेशन. कोई पैरेलल यहाँ पे अरेंज नहीं है एक दूसरे के साथ यहाँ पे. उसी तरीके से यू विल हैव योर फाइब्रोब्लास्ट सेल. उसी तरीके से यू विल बी हैविंग योर फाइब्रोब्लास्ट सेल ओवर हियर. वो भी आपके ऐसे स्कैटर्ड रहेंगे कहीं ना कहीं. सो एक बार फिर लेबल कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. दीज आर माय कोलेजन बंडल्स. And these are my fibroblast cells. तो ये सेल्स और ये जो बंडल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये बिल्कुल स्कैटर्ड है. इनका कोई एक रेगुलर पैटर्न नहीं अरेंजमेंट का, ना ही आपको यहाँ पे कोई ओरिएंटेशन मिलेगा. और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डेंस इरेगुलर टिश्यू. और अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये डेंस इरेगुलर टिश्यू मुझे कहाँ मिलेगा देखने के लिए, देन आपका आंसर हो सकता है यहाँ पे स्किन. स्किन के अंदर आपको ये काफी क्लियरली आपका डेंस इरेगुलर टिश्यू देखने के लिए आपको मिल जाता है. तो स्किन के अंदर जो आपको जो टिश्यू मिलेगा देखने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी द डेंस इरेगुलर टिश्यू. इरेगुलर टर्म से आप समझ जाना कि यहाँ पे ये सब स्कैटर्ड है. इनके अंदर कोई आपको पैटर्न नहीं मिल रहा अरेंजमेंट का, राइट. यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पैटर्न ओवर हियर. आपका यहाँ पे पूरा स्कैटर्ड रहेगा ये, एंड दैट इज व्हाई यू कॉल हिम एज अ डेंस इरेगुलर टिश्यू. बाकी कोलेजन तो आपको यहाँ पे मिलेगा, बट उसके अंदर आपको पैरेलल बंडल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे. और ये मिलता है आपको देखने के लिए आपके स्किन के अंदर. तो ये एक ही लोकेशन है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो यहाँ पे आपका यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर. आपके सामने यहाँ पे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी है, एंड आपके पास यहाँ पे आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी आपके सामने यहाँ पे. सो दोनों के अंदर आप देख सकते हो कि एक के अंदर ओरिएंटेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक के अंदर ओरिएंटेशन इतना क्लियर कट है नहीं, राइट. वो काफी स्कैटर्ड है आपके यहाँ पे इरेगुलर के अंदर, एंड दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन द स्किन. ये चीज आपको स्किन के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगी. सो यू विल फाइंड दैट सीन इन द स्किन. ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी, ये चीज आपने यहाँ पे भूलनी नहीं है. सो ये जो चीजें आपको रखनी पड़ेगी यहाँ पे याद, राइट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो यहाँ पे आपका फाइनली डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी आपके यहाँ पे खत्म होता है. याद रखना, डेंस कनेक्टिव के अंदर आपके ये दो टर्म्स आते हैं. कई बार वो लोग एग्जाम में बहुत सिंपल तरीके से यही पूछ लेते हैं
कि आपका डेंस कनेक्टिव में कौन से दो टर्म्स आएंगे, या आपका टेंडन लिगामेंट किसके अंदर आता है, सो ये सब याद रखना। फिर हमने देखा था हमारे यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर याद रखना आपके यहाँ पे क्या क्या आ रहा था, आपके यहाँ पे आता है एरुलर टिश्यू एंड योर एडिपोस टिश्यू, ये आपके दोनों आ रहे थे आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। एंड देन यू हैव समथिंग लाइक योर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपकी दो चीजें आती हैं, एक होता है आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा आपका यहाँ पे होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल के अंदर हमने दोनों चीजें हमारे यहाँ पे देख ली, वी हैव सीन द कार्टिलेज, वी हैव सीन द बोन, ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे देख चुके हैं। फ्लूइड के अंदर ब्लड होता है, जिसको हमें लाइक एटलीस्ट इस चैप्टर के अंदर डिटेल में नहीं देखना, उसको आप चैप्टर 18 में आप सेपरेटली आप पढ़ोगे। तो ये सारे कनेक्टिव टिश्यू और उनके कैटेगरी के अंदर क्या आता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसमें से आपका बन के आ जाता है, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। अब इसके बाद जो लास्ट टिश्यू जो मेरा यहाँ पे रह गया, दैट इज माय नर्वस टिश्यू। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ द फाइबर। तो ये आपके रोज में लगे होते हैं, दे फॉर्म अ बंडल ऑफ फाइबर्स ओवर हियर। टेंडन which attach the skeletal muscle to the bone and ligament which attach the bone to another are example of this tissue, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या लिखा हुआ है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एंड मेनी फाइबर्स ऑफ मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। बिल्कुल आपके इनका ओरिएंटेशन बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंटली आपके यहाँ पे होता है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, ये टिश्यू आपको स्किन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। सो दैट इज माय डेंस इरेगुलर टिश्यू, ये मेरा यहाँ पे होगा मेरा डेंस इरेगुलर टिश्यू। अब हम बात करते हैं हमारे नर्वस टिश्यू की। अब जब आप बात करते हो नर्वस टिश्यू की, तो याद रखना इसके अंदर आपके न्यूरॉन्स का आप जिक्र करोगे। सो न्यूरॉन्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ योर नर्वस टिश्यू, राइट, दे आर बेसिकली द बेसिक यूनिट ऑफ माय नर्वस टिश्यू। अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ द बॉडी composed of densely packed interconnected nerve cells called as by neurons। तो आपको न्यूरॉन्स का नंबर बिलियन में मिलता है आपके ब्रेन के अंदर, और ये न्यूरॉन आपका बेसिक यूनिट बनाता है आपके नर्वस टिश्यू का। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके नर्वस टिश्यू को, अगर आपके न्यूरॉन्स को अगर कोई डैमेज होता है तो आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आपके न्यूरॉन्स को कोई डैमेज होता है, अगर उनकी डेथ होती है तो वो गए तो गए, उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो याद रखना, दे शो अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ रीजनरेशन, दे डू नॉट शो रीजनरेशन। सो मैं कह सकता हूँ न्यूरॉन्स को लेके यहाँ पे काफी क्लियरली मैं कह सकता हूँ, दे डू नॉट शो रीजनरेशन, दे डू नॉट शो रीजनरेशन। सो रीजनरेशन ये लोग यहाँ पे शो नहीं करते। तो अगर इनकी डेथ हुई तो आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिप्लेस देम, राइट। So because of that, न्यूरॉन्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, राइट। और एक और चीज अगर आपको याद हो तो बताई थी स्टार्टिंग के अंदर। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर रिपीट करना, एक बार आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, न्यूरॉन्स के अंदर बेटा क्या होता है ना कि न्यूरॉन्स के बारे में हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर इनकी डेथ होती है, अगर कोई रीजन से इनकी डेथ हो रही है तो इनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर न्यूरॉन गया तो वो गया, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दे डू नॉट शो रीजनरेशन, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, अगर इनकी डेथ हो रही है तो आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आता है नीट के अंदर कि विच टिश्यू हैज द लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि विच टिश्यू हैज द लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन, तो याद रखना आपको वहां पे फिर न्यूरॉन्स को टिक करना है या नर्वस टिश्यू को आपको टिक करना है, क्योंकि अगर इनकी डेथ हो रही है तो आप इन्हें वापस से रिवाइव नहीं कर सकते। तो पहले तो आप ये चीज याद रखो। दूसरी चीज याद रखना कि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो काफी आपके लाइक इंपॉर्टेंट है, मतलब उनकी डेथ अगर हो रही है वो आप वापस आ नहीं रहे, सो उनको दे नीड सम प्रोटेक्शन। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इट फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी विच कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी फंक्शन। बिल्कुल, दैट इज अ नर्वस सिस्टम जो आपका बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आपकी मदद करता है। कंपोजिशन ऑफ नर्वस टिश्यू, आपको दो चीजें यहाँ पे मिलती है, एक आपके होते हैं न्यूरॉन्स और दूसरे आपके यहाँ पे होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया। तो हमारा फोकस यहाँ पे होगा ये समझना कि मेरे यहाँ पे न्यूरोग्लिया बेसिकली है क्या, व्हाट इज माय न्यूरोग्लिया और ये करता क्या है। न्यूरॉन्स तो हम सबने देखा है, हम सबने सुना है, हम सब बचपन से उसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज माय न्यूरोग्लिया, दैट इज समथिंग वी ट्राई टू अंडरस्टैंड।
तो देखो यहाँ पे होता क्या है, यू विल फाइंड कि अगर हम यहाँ पे न्यूरॉन्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द न्यूरॉन्स, if I have to draw a vaguely a neuron over here, so neuron में you will have a dendrite, you will have a cell body, you will have your axon, and then you will have your axon ending. ठीक है, तो समझिए मेरा बीच वाला पार्ट है, ये मेरा सेल बॉडी है, these are my dendrites over here, ये मेरे यहाँ पे डेंड्राइट, एक जस्ट एक रफ डायग्राम में मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स, और ये आपका एक्सॉन, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सॉन ओवर हियर, एंड दिस इज माय एक्सॉन एंडिंग। और ये है मेरा यहाँ पे सेल बॉडी, दिस इज माय सेल बॉडी ओवर हियर। अब यहाँ पे होता क्या है, आपके पास यहाँ पे न्यूरॉन है, ठीक है, अब एक न्यूरॉन के आसपास आपको कई सारे सेल्स मिलते हैं, यू कॉल देम न्यूरोग्लियल सेल्स। तो हर एक न्यूरॉन के आसपास या से रफली आपको 4 से 5 न्यूरोग्लियल सेल मिलते हैं न्यूरॉन के आसपास। तो एवरी न्यूरॉन इज बीन सराउंडेड बाय सम सेल्स, एंड दोस सेल्स आर नथिंग बट माय न्यूरोग्लियल सेल्स। जो सेल्स आपको आसपास इनके आपको दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं आप एज अ न्यूरोग्लियल सेल्स, या फिर आप इन्हें न्यूरोग्लियल सेल भी बोल सकते हो, या फिर आप इन्हें इवन कह सकते हो एज अ ग्लियल सेल्स, यू कैन आल्सो कॉल देम एज अ ग्लियल सेल्स। अब क्वेश्चन हमारा आता है कि यार ये मेरे सेल्स है क्या और कर क्या रहे बेसिकली यहाँ पे। तो याद रखना न्यूरोग्लियल सेल्स के जो जनरल रोल इनका जो होता है यहाँ पे, इनका रोल होता है सपोर्ट करना, टू सपोर्ट, टू प्रोटेक्ट, एंड इवन टू नरिश माय न्यूरॉन्स। प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना और नरिश करना मेरे न्यूरॉन्स को। तो जो भी मेरे यहाँ पे न्यूरॉन्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, उनको सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना और नरिश करने का काम मेरे होता है यहाँ पे ग्लियल सेल्स का। अब ये बात आप समझ सकते हो कि यार इनका होना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज न्यूरॉन्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उनको आप हमेशा चाहते हो कि प्रोटेक्शन उन्हें मिले, सपोर्ट मिले और उन्हें नरिशमेंट कोई ना कोई करता रहे। तो उसके लिए आपके पास होते हैं यहाँ पे न्यूरोग्लियल सेल्स। तो मैं काफी क्लियरली कह सकता हूँ कि अगर आपके ब्रेन में 3 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, तो उससे भी ज्यादा आपको मिलेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स, उससे भी ज्यादा आपको मिलते हैं न्यूरोग्लियल सेल, बिकॉज हर एक न्यूरॉन के आसपास आपको अराउंड 4 से 5 ग्लियल सेल आपको मिल जाते हैं। तो याद रखना, जब भी आपके सामने न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल आपके सामने टर्म आएगा, तो ये वो सेल्स होते हैं जिनका काम होता है न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना, नरिश करना और उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना। दैट इज व्हाट दिस ग्लियल सेल आर नोन फॉर। तो क्या आपको यहाँ पे जनरल रोल यहाँ पे ग्लियल सेल का समझ आ रहा है? इज द जनरल रोल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. ठीक है, Yes, sir. दैट इज अ जनरल रोल ग्लियल सेल ओवर हियर व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि जब हम बात करते हैं ग्लियल सेल्स की, व्हेनेवर वी डिस्कस अ ग्लियल सेल, तो इसके अंदर आपके कुछ टाइप्स आते हैं। यू हैव सम टाइप्स ओवर हियर जिनको हम यहाँ पे देखते हैं। एक टाइप आपका यहाँ पे होता है जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एस्ट्रोसाइट्स। एक टाइप जो आपका यहाँ पे होगा जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एस्ट्रोसाइट्स। दीज आर वन टाइप ऑफ माय ग्लियल सेल्स। एक होते हैं आपके यहाँ पे जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, this is my second type of glial cell, and third one is going to be my microglial cell. Microglial cell, ये 3 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। यू हैव एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लियल सेल। ये 3 आपके ग्लियल सेल्स के टाइप्स हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे एस्ट्रोसाइट क्या करता है, राइट? इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि यार ये करता क्या है। तो ये आपका क्रिएट करता है ब्लड ब्रेन बैरियर। इट क्रिएट्स अ ब्लड ब्रेन बैरियर। और कोई चीज अगर समझ नहीं आएगी तो बीच में इंटरप्ट करके बोल देना कि समझ नहीं आ रहा, तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? बीच में इंटरप्ट करके बोल देना, वेट मत करना मेरे पूछने का। इंटरप्ट करके बोल देना कि सर ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? सो यू विल हैव ओवर हियर द ब्लड ब्रेन बैरियर।
अब ये जो मेरा ब्लड ब्रेन बैरियर यहाँ पे है, ये बेसिकली आपका करता क्या है ना, इस बात को आप यहाँ पे समझो। सी, कभी भी आपके न्यूरॉन डायरेक्टली आपके ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता है, कभी भी आपके न्यूरॉन आपके डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता है। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आपका न्यूरॉन खड़ा है, लेट्स से यहाँ पे आपका न्यूरॉन यहाँ पे आपका खड़ा है, लेट्स से देयर इज अ न्यूरॉन व्हिच इज स्टैंडिंग ओवर हियर। तो ये डायरेक्टली आपके ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएगा। होगा क्या कि अगर आपकी समझो यहाँ पे ब्लड वेसल है, समझो ये मेरी यहाँ पे ब्लड वेसल है, यहाँ से ब्लड पास हो रहा है, तो ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना न्यूरॉन्स तक काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, वो पहुंचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बीच में आपका एक जो सपोर्टिंग सेल होगा यहाँ पे, दैट इज माय एस्ट्रोसाइट। तो एस्ट्रोसाइट यहाँ पे क्या करता है, ये आपका एक बैरियर बनाता है। एस्ट्रोसाइट समझिए मेरा यहाँ पे एस्ट्रोसाइट, ये है मेरा यहाँ पे बैरियर, इस बैरियर को हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो बेसिकली न्यूरॉन्स डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ रहे आपके ब्लड के साथ, आपका जो एस्ट्रोसाइट है यहाँ पे, ये आपका नरिशमेंट निकाल के आपके न्यूरॉन्स तक पहुंचाएगा। सो एस्ट्रोसाइट बेसिकली आपका यहाँ पे क्या करेगा, जो भी एसेंशियल चीज होगी आपके ब्लड में से, एक बार फिर सुन लो ध्यान से, एस्ट्रोसाइट्स जो मेरे यहाँ पे सेल्स है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी एसेंशियल चीजें मेरे ब्लड में से उसको निकाल के न्यूरॉन्स तक भेजेगा। तो सिर्फ एसेंशियल चीजों को ही आप भेजोगे आपके न्यूरॉन्स तक। कोई भी अगर हार्मफुल चीज है, कोई भी हार्मफुल पैथोजन है या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है, उसको आप न्यूरॉन तक जाने नहीं देते। ये काम होता है मेरे यहाँ पे एस्ट्रोसाइट का। तो ये बात याद रखना, एस्ट्रोसाइट इज समथिंग जिसका यहाँ पे काम होगा कि ओनली एसेंशियल थिंग्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या कोई भी एसेंशियल सब्सटेंस होगा जो काम का होगा, उसको वो ब्लड से लेके पहुंचाएगा आपके न्यूरॉन तक, उसको वो ब्लड से लेगा यहाँ पे और आपको न्यूरॉन्स तक वो यहाँ पे पहुंचाएगा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, कि सिर्फ काम की चीजों को ही आप न्यूरॉन्स तक पहुंचा रहे हो, अगर कोई हार्मफुल चीज है तो उसको आप आगे जाने नहीं दे रहे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपका यहाँ पे एक ब्लड ब्रेन बैरियर आपका यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं, वो एक बैरियर बनाते हैं ब्लड और ब्रेन के बीच में। बेसिकली वो ये चीज का ध्यान रखते हैं कि डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आपके न्यूरॉन्स ना आए, नहीं तो हो सकता है कि कोई भी हार्मफुल चीज आपके न्यूरॉन तक पहुंच जाए और वो आपको डैमेज कर सके। सो ये चीज आपको याद रखनी है, दैट इज क्रिएटेड बाय माय एस्ट्रोसाइट। तो ये बात याद रखना अबाउट द एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। तो क्या एस्ट्रोसाइट्स का रोल आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर, रिपीट कर दो एक बार। देखो इसका रोल सिंपल सा है, इसका रोल यहाँ पे ये है कि ये ध्यान रखता है कि न्यूरॉन्स तक आपकी कोई भी हार्मफुल चीज वहां तक ना पहुंचे। अब हार्मफुल चीज आपके ब्लड के थ्रू पहुंच सकती है, तो एस्ट्रोसाइट्स बेसिकली पता है यहाँ पे क्या करते हैं, वो एक बैरियर बनाते हैं, दे क्रिएट अ ब्लड ब्रेन बैरियर। दैट मीन्स वो ब्लड में से एसेंशियल चीजों को लेते हैं और न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं। वो डायरेक्टली न्यूरॉन्स को ब्लड के कांटेक्ट में आने नहीं देते। आपका जो भी ब्लड वेसल होता है उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में न्यूरॉन्स नहीं आते। जो भी न्यूरॉन्स को चाहिए होता है, जो भी एसेंशियल चीज उन्हें चाहिए होती है, वो उनको मिलती है वाया एस्ट्रोसाइट। तो एस्ट्रोसाइट पहले वहां से समझो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को यहाँ से लेगा और फिर न्यूरॉन्स की तरफ देगा। तो डायरेक्ट न्यूरॉन्स ब्लड से नहीं ले रहे, वो एस्ट्रोसाइट से ले रहे। तो वो बैरियर जो क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, और वो आपका एस्ट्रोसाइट यहाँ पे क्रिएट करके आपको देता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि ये सब कर क्यों रहा है वो? ये सब वो इसलिए कर रहा है ताकि कोई भी हार्मफुल चीज न्यूरॉन्स तक ना पहुंचे, कोई भी हार्मफुल चीज न्यूरॉन्स तक ना पहुंचे, इसलिए आपका एस्ट्रोसाइट यहाँ पे इस तरीके से आपका काम कर रहा है। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। उसके बाद देन यू हैव अ ओलिगोडेंड्रोसाइट। इसको आप सिंपली याद रखो, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दे आर नोन टू प्रोवाइड अ सपोर्ट। इनका डिटेल में रोल आप बाद में समझोगे, अभी नहीं समझोगे। तो इसको याद रखना, दे आर प्रोवाइडर्स जनरल सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स, राइट। और माइक्रोग्लियल सेल जो आपके होते हैं, इनका काम होता है सिमिलर टू द मैक्रोफेज, दे वर्क सिमिलर टू द, दे हैव अ रोल सिमिलर टू मैक्रोफेज। अब मुझे बताओ मैक्रोफेज क्या करता था? मैक्रोफेज जो लिखा था वो क्या करता था, बताइए। फॉरेन हार्मफुल पैथोजेंस को खा लेता है। बिल्कुल, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में आ रहा है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में आ रहा है तो उसे मैक्रोफेज खा लेता था। वही चीज मेरे यहाँ पे मैक्रोग्लियल सेल ने करनी है। मैक्रोग्लियल सेल भी ऐसे ही आपके होते हैं, मैक्रोफेज जैसे बड़े से होते ही हैं, दे आर लाइक दिस ओनली, राइट। और ये लोग क्या करते हैं, अगर कोई समझो फॉरेन पैथोजन आ गया, कोई फॉरेन पैथोजन या फॉरेन बॉडी अगर आ गई, तो ये लोग जाके उसे खा लेंगे, ये लोग जाके उसे फटाफट जाके वहां पे आके खा लेंगे उसे। ये इनका काम होता है। सो दैट इज व्हाट माय मैक्रोग्लियल सेल आर नोन फॉर। ये लोग जाएंगे आपके और डायरेक्टली जाके आपका जो भी फॉरेन बॉडी यहाँ पे होगा उसको जाके लोग एनगल्फ कर लेंगे। सो दैट इज व्हाट माय मैक्रोग्लियल सेल आर नोन फॉर। ये काम करते हैं सिमिलर टू योर मैक्रोफेजेस,
ये जाके फॉरेन बॉडी को जाके डायरेक्टली जाके खा लेते हैं। तो यहाँ पे हर कोई जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो आपके न्यूरॉन्स को बचा रहा है, और ये इनका यहाँ पे काम होता है, बचाना, सपोर्ट प्रोवाइड करना और आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करना। दैट इज व्हाट माय ग्लियल सेल आर नोन फॉर एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका नंबर बढ़ सकता है, लाइक ये डिवाइड करके एक और अपना ग्लियल सेल बना सकते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स अपना नंबर नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो ग्लियल सेल के अंदर ये 3 टर्म्स याद रखना हमेशा, इसको भूलना मत, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लियल सेल। एंड प्लीज याद रखना कि इन तीनों के रोल्स यहाँ पे क्या होता है, इनको रोल्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ग्लियल सेल आपके होते हैं यहाँ पे खत्म, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट देम। इतनी ही स्टोरी अगर आप याद रखते हो देन आपका क्वेश्चन कोई भी यहाँ पे आपका मिस नहीं होगा। अब सर एक बार रिपीट कर दो उसको। कौन सा वाला पार्ट? सर यूगिलो कुछ है। यूगिलो, माइक्रोग्लियल सेल। यस सर। हाँ, माइक्रोग्लियल सेल जो आपका यहाँ पे है ना, देखो मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका यहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, ये येलो कलर का स्ट्रक्चर आपका फॉरेन पार्टिकल है जो आपके बॉडी के अंदर आ चुका है। तो इसको खाने के लिए कौन आएगा? इसको खाने के लिए आगे आएगा आपका माइक्रोग्लियल सेल, ठीक है। तो ये आएगा, इसे पकड़ेगा और इसे निगल जाएगा। दैट इज व्हाट माय माइक्रोग्लियल सेल इज नोन फॉर। तो ये इस तरीके से काम करता है जैसे तुम्हारा मैक्रोफेजेस करते थे ना हमारे बॉडी के अंदर, वैसे इस तरीके से वो भी काम करेगा, आगे से जाके स्टाइल के खा लेगा। तो इस तरीके से वो न्यूरॉन्स को करेगा प्रोटेक्ट। सो दैट इज व्हाट माय माइक्रोग्लियल सेल नोन फॉर, वर्क सिमिलर टू माय मैक्रोफेजेस। ये बात आपको याद रखनी है। अब ये आपके सामने यहाँ पे न्यूरॉन की बॉडी मैंने बना के रखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या सेल बॉडी डेंड्राइट है आपके सामने, यहाँ पे एक्सॉन एंडिंग है, और बीच में आपको मिलता है माइलिन शीथ। न्यूरॉन के अंदर आपको माइलिन शीथ देखने के लिए मिल जाएगा। माइलिन शीथ याद रखना, इट वर्क्स एज ए इंसुलेटर, ये आपका एज ए इंसुलेटर यहाँ पे काम करता है। और ज्यादा डिटेल में तो आप इसे समझोगे नहीं अभी, बट इतना याद रखना कि अगर न्यूरॉन में माइलिन शीथ लगी हुई है तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन फास्ट होगा। इतना दिमाग में आप बिठा लो। अगर माइलिन शीथ लगी हुई है, ये जो ऑरेंज कलर का बना के रखा हुआ है ना मैंने, दैट इज माय माइलिन शीथ, ये मेरा माइलिन शीथ। आपको माइलिन शीथ मिलती है आपकी न्यूरॉन्स के अंदर, और अगर आपको माइलिन शीथ मिल रही है आपकी न्यूरॉन्स के अंदर तो याद रखना आपका नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन काफी जल्दी जल्दी आपका यहाँ पे होगा। कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जहां पे माइलिन शीथ आपको नहीं मिलती। अगर आपको माइलिन शीथ नहीं मिल रही लगी हुई आपकी न्यूरॉन्स के अंदर, देन नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन आपका ज्यादा फास्ट नहीं होता। होता है, फास्ट होता है, बट इतना फास्ट नहीं होता जितना माइलिन शीथ के साथ होता है। अब इसके अलावा बेसिक चीज यहाँ पे आप सबको मालूम है कि आपका जो डेंड्राइट्स होते हैं वो आपके स्टिमुलस को लेते हैं, दे आर द वन विच टेक अप द स्टिमुलस। सो आपके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो आपके स्टिमुलस को लेंगे, यहाँ पे उसको लेंगे, वो जाएगा आपका सेल बॉडी तक, और सेल बॉडी से आपका स्टिमुलस फिर ट्रेवल कर करके आपका जाता है टुवर्ड्स द एक्सॉन एंडिंग। अब ये नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन कैसे होता है वो सब आप चैप्टर 21 में देखेंगे। तो फिलहाल बस याद रखना कि आप जो भी आप इंपल्स ले रहे हो अभी भी, जब मैं कुछ कह रहा हूं आप जो सुन पा रहे हो, दैट टेकन अप बाय द डेंड्राइट्स। वो डेंड्राइट्स के थ्रू आप ले रहे हो, वो सेल बॉडी में जा रहा है और फिर वाया एक्सॉन वो आपका जाता है एक्सॉन एंडिंग तक, और फिर आप अगर आपका दिल चाहता है तो फिर आप उसको रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, दैट इज वन थिंग यू विल गेट टू सी। तो इतना ही याद रखना है फिलहाल आपको नर्वस टिश्यू के अंदर, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। अगर आप इतना इन्फॉर्मेशन याद रखते हो दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर यू। अब यहाँ पे कुछ नीट के क्वेश्चन से आप इनको आंसर करिए। चूज द करेक्टली मैच पेयर। अब आपको याद करना है जो भी हमने यहाँ पे टिश्यू किए थे उनको ध्यान से याद करिए एंड ट्राई टू टेल मी इनमें से कौन सा पेयरिंग आपका यहाँ पे होगा सही, विच इज द पेयर विच विल बी राइट। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सी मुझे यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, और जो भी मुझे यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे बता रहे हैं उन सबका आंसर यहाँ पे सही है बिल्कुल। एरुलार टिश्यू जो आपका यहाँ पे होता है दैट इज एग्जांपल ऑफ माय लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये मेरा बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे यहाँ पे उसका, ऑफ माय लूज कनेक्टिव टिश्यू का, एरुलार टिश्यू। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ माय लूज कनेक्टिव। बाकी सब आपके गलत है यहाँ पे, ये आपका सही है, ठीक है। अब इसका आंसर ध्यान से देख के बताइएगा। द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड द नोज टिप क्या होता है? सर ऑप्शन डी। आप लोग मुझे ऑप्शन डी बता रहे हो और ये आपका आंसर यहाँ पे सही है। अब मुझे बताइए नोज टिप और एक्सटर्नल ईयर के अलावा और कार्टिलेज मुझे कहाँ मिलेगा? ट्रेकियल जॉइंट्स। Nasal septum.
नेजल सेप्टम, बहुत बढ़िया, राइट, वेरी गुड। नेजल सेप्टम में मुझे मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, वेरी गुड। और Tracheal ट्रैकिया की rings. रिंग, Tracheal ट्रैकिया, rings. वेरी गुड, ट्राइकिया के अंदर आपको रिंग मिलती है। सो यस, ट्राइकिया के अंदर यू विल हैव दिस सी रिंग्स, वो आपकी बनी होती है आपके कार्टिलेज से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके अलावा Newborn. उसके अलावा Hands. लिम्स के अंदर, ठीक है, लिम्स के अंदर आप मिलता है। एंड समथिंग स्पेसिफिक बताओ ना मुझे उसके अलावा। The knees or elbows. यू हैव इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो आपके जो वर्टेब्रा होते हैं ना, उनके बीच में जो डिस्क होता है, वहां पे भी आपको मिलता है कार्टिलेज। So you will find you will have an intervertebral disc, ये भी आपको बताया था मैंने यहाँ पे, आपका पहले ये याद रख लो। इसके बीच में आपको जो मिलता है आपके यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, पहले ही बताया था। इसमें भी आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे कार्टिलेज। Over here also you'll get to see the cartilage present. So these are the locations where you get to see the cartilage very often. ठीक है, कार्टिलेज मेरा बोन से कंपैरेटिवली सॉफ्टर होता है, उसका रीजन क्या होता है? Why cartilage is comparatively softer than the bones? क्यों सॉफ्ट होता है वो, कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल होता है, क्यों? सेंट्रोसाइड से बनाते हैं। नहीं, उसके अलावा क्या रीजन हो सकता है? यहाँ पे तो बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग आती है बायोलॉजी की। बायोलॉजी ऐसा नहीं कि रट्टा लगाना होता है सिर्फ, बताओ ना क्यों इसके अंदर ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ज्यादा सॉफ्ट होता है? इसके मैट्रिक्स के वजह से क्या होता है? इसके मैट्रिक्स के अंदर, कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर क्या मिलेगा आपको? कोलेजन, इलास्टिन आपको मिल जाता है, Elastin. इलास्टिन आपको मिल जाता है, कॉन्ड्रेसफेट, राइट। कॉन्ड्रिन सल्फेट अगर आपको याद रहता है तो वो भी अच्छी बात है, या वो कॉन्ड्रिन सल्फेट। तो ये सब चीजें जो आपको मिलते हैं यहाँ पे, इनके वजह से ही आपका जो कार्टिलेज है वो कंपैरेटिवली आपका सॉफ्ट होता है, राइट। मैट्रिक्स में आपको ये सब चीजें मिलती है। सेल्स तो आपके होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, वो तो आपके सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सब चीजें आपको आसपास मिलती है, इसलिए आपका बोन कंपैरेटिवली आपका सॉफ्ट होगा, फ्लेक्सिबल होगा। अब उसी तरीके से आप मुझे बताओ, बोन क्यों आपका हार्ड होता है? सर उसके मैट्रिक्स की वजह से। हाँ, और क्या मिलता है उसके मैट्रिक्स के अंदर? Calcium phosphate. कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ये सारी चीजें आपके मैट्रिक्स को वहां पे बनाती है आपका हार्ड, इसलिए आपके बोन्स भी हार्ड होते हैं। तो ये चीज याद रखना, दैट क्यों एक पर्टिकुलर टिश्यू आपका हार्ड होता है, क्यों सॉफ्ट होता है, उसका मैट्रिक्स डिटरमाइन करता है वहां पे। उसका मैट्रिक्स जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि यार इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो वो बात याद रखना हमेशा आप लोग। देन अब ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो और आंसर करो। 4 healthy people in their 20s got involved in an injury resulting in a damage and death of the few cells of the following. Which of these cells are least likely to be replaced by new cell? ऑप्शन बी, न्यूरॉन, न्यूरॉन। जो लोग मुझे ऑप्शन यहाँ पे बी बता रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही बात है। ये आपके वो सेल है जो लीस्ट लाइकली आपके रिप्लेस किए जाएंगे। दे आर द सेल विच आर, एक बार गए तो गए, मैंने आपको पहले बताया था। तो अगर इनकी डेथ हो रही है देन ये आपके रिप्लेस नहीं किए जा सकते हैं। सो दैट इज न्यूरॉन ओवर हियर। तो बिल्कुल 24 का आंसर यहाँ पे न्यूरॉन था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, तो इसलिए यू हैव टू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, ताकि आप उन्हें आंसर कर पाओ। इसका भी आंसर आप लोग मुझे बता सकते हो। मास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन व्हाट? क्या रिलीज करते थे मास्ट सेल, याद करिए। Histamine. Heparin and histamine. एबीसी क्या आंसर था इसके अंदर? B. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि मास्ट सेल आपके रिलीज करते हैं आपका यहाँ पे हिपेरिन, ये हमने देखा था। देन यू हैव आल्सो सीन दे आर गोइंग टू रिलीज समथिंग लाइक अ हिस्टामाइन। और तीसरी चीज किसको याद है? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, राइट। थर्ड थिंग वाज माय सेरोटोनिन। तो ये 3 चीजें आपकी रिलीज करता है आपका यहाँ पे मास्ट सेल। मास्ट सेल आर नोन टू रिलीज दिस 3 थिंग्स, हिपेरिन, हिस्टामाइन एंड योर सेरोटोनिन। ये 3 चीजें आपके ये लोग यहाँ पे रिलीज करते हैं, ठीक है। एक और चीज याद रखना हमेशा यहाँ पे कि आपका हिपेरिन के बारे में एक चीज आपको बता देता हूँ, ये शायद मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, कि आपका जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल के अंदर जो आपका जो ब्लड ट्रेवल कर रहा होता है वो आपका होता है फ्लूइड स्टेट में। सो आपका जो ब्लड यहाँ पे होता है आपका, दैट ब्लड इज इन द फ्लूइड स्टेट।
अब ये जो ब्लड आपका फ्लूइड स्टेट में है वो इसलिए है बिकॉज ब्लड वेसल के अंदर आपको मिलता है हिपेरिन, क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर आपको मिलता है आपका हिपेरिन। तो हिपेरिन बेसिकली आपका होता है एंटीकोएगुलेंट। हिपेरिन आपका यहाँ पे होता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज ए एंटीकोएगुलेंट। ये ब्लड को जमने नहीं देता, या ब्लड को फ्लूइड स्टेट में रखता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे एज अ एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी कि हिपेरिन होता है एंटीकोएगुलेंट, ये आपका ब्लड को जमने नहीं देता, ये आपके ब्लड को रखता है फ्लूइड स्टेट के अंदर। इसलिए जब आपको ब्लीडिंग होती है तो ब्लड बाहर निकल के बाद जम जाता है। अगर आप ब्लड को भी नीचे गिरा के देखोगे ना थोड़ा जमीन पे, तो फटाफट वो जम जाएगा वहां पे। क्यों जम जाएगा? बिकॉज अब वो हिपेरिन के कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन जब ब्लड वेसल के अंदर होता है ब्लड, तो हिपेरिन के कांटेक्ट में होता है, क्योंकि ब्लड वेसल में हिपेरिन लगा होता है, तो इसलिए आपका ब्लड जमता नहीं है और वो आपका लाइक फ्लूइड स्टेट में आपका रहता है। तो ये बात भी याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिपेरिन इज गोइंग टू बी एंटीकोएगुलेंट और इसके वजह से ही आपका ब्लड रहता है आपके फ्लूइड स्टेट के अंदर। तो ये चीज याद रखना है यहाँ पे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दैट इज व्हाट माय मास सेल आर गोइंग टू रिलीज। तो ये भी आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई हम लोग एक एक सेल को लाइक सेपरेटली सीखते हैं या समझते हैं, बिकॉज दे कैन आस्क यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। वो लोग आपको ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं, एंड इन दैट केस देन यू हैव टू आंसर दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दैट्स व्हाई। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन 25। तो यहाँ पे आपका बेसिकली एनिमल टिश्यू वाला पार्ट यहाँ पे आपका होता है खत्म। सो एनिमल टिश्यू में जो भी हमने यहाँ पे देखा, हमने मस्कुलर टिश्यू देखा, वी हैव सीन द एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद हमने कनेक्टिव टिश्यू देखा जिसमें कई सारे आपके टाइप्स थे, एंड देन वी हैव सीन अवर नर्वस टिश्यू। तो ये सारे टिश्यू हमने यहाँ पे देखे। तो यहाँ पे आपका एनिमल टिश्यू वाला कंपोनेंट आपका अल्टीमेटली यहाँ पे होता है खत्म। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि एनिमल टिश्यू यहाँ तक आप सबको समझ आ रहा है? इज द एनिमल टिश्यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. और वो आपके दिमाग में और क्लियर तभी होगा जब आप उसे बैठ के रिवाइज करोगे, या आपको क्या दिक्कत आ रही है वो भी आपको तभी पता चलेगा जब आप उसे रिवाइज करने के लिए बैठोगे। So please make sure that you go home and read those things, right? At least take out 15-20 minutes अपने hectic schedule में से निकालिए, right? उसे रिवाइज करिए, so that तभी आपको रियलाइज होता है कि यार ये नहीं आ रहा समझ में, या ये मुझे आ रहा है समझ में। So please do that. So that is something we have done. अब हमें हमारा जर्नी स्टार्ट करना है जहां पे हम हमारा कॉकरोच समझेंगे। So now we have to understand हमारी स्टोरी इन टर्म्स ऑफ द कॉकरोच, कि कॉकरोच क्या होता है, क्या करता है, क्यों करता है, इसकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी इज समथिंग नाउ विल हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे कॉकरोच की बात कर रहा हूं तो पहले तो मुझे ये बताइए कॉकरोच कौन से फाइलम के अंदर आएगा? ठीक है, ये मेरा आ रहा है आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर, राइट। क्या कॉकरोच मोनोशियस होता है, डायशियस होता है? डायशियस होगा। मेरा कॉकरोच जो रहता है यहाँ पे मेरा रहेगा डायशियस। यहाँ पे मेल और फीमेल एनिमल आपके यहाँ पे अलग रहता है, बिल्कुल आपके डायशियस रहेगा आपका। सो यू विल फाइंड you will have a male and female are going to be separate over here. So you have a male and a female which are going to be separate. क्या आप मेल और फीमेल को सेपरेट मतलब बता सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है? क्या आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो? Yes, sir. कैसे कर सकते Yes, हो? sir. तो लोग यस कह रहे, बता दिए कैसे कर सकते हो? Anal cells. एनल सर्सिस है, Anal styles. एनल स्टाइल्स है। ठीक है, राइट। सो याद रखना कॉकरोच में क्या होता है ना कि आप मेल और फीमेल के अंदर आपको डिफरेंसेस आपको दिख जाते हैं, तो बेसिकली आप मेल और फीमेल को आप सेपरेट कर सकते हो। तो आपका जो फीमेल कॉकरोच होता है, आपका जो फीमेल कॉकरोच होगा उसमें याद रखना कि फीमेल कॉकरोच जो आपका यहाँ पे रहता है, इट विल हैव अ ब्रॉडर एब्डोमेन। इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे ब्रॉडर एब्डोमेन। फिर तो ये याद रखना कि फीमेल कॉकरोच का जो एब्डोमेन रीजन होता है वो आपका काफी ब्रॉड होता है। और उसी तरीके से एक मेल्स के अंदर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी। मेल्स के अंदर जो एब्डोमिनल रीजन होता है वहां पे आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं एनल स्टाइल। सो मेल्स के अंदर एब्डोमेन रीजन में, सो मेल्स के अंदर एब्डोमेन रीजन के अंदर you will get to have something known as your anal style. आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम बोलते हैं एनल स्टाइल। और ये एनल स्टाइल आपको फीमेल के अंदर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। यू वोंट गेट टू सी एनल स्टाइल इन द फीमेल्स। ठीक है, अब एनल स्टाइल का एक और नाम होता है जो उन्होंने लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, और उन्होंने उसके साथ एक बार क्वेश्चन भी पूछा था,
and that name is going to be my caudal style. So anal style का एक और नाम यहाँ पे आपका आ जाता है, that is going to be the caudal style. So ये बात भी आपको रखनी है यहाँ पे याद. So anal style आपको मिलेगा देखने के लिए, and उसका एक और नाम यहाँ पे होता है, you can also call it the caudal style. तो याद रखना ये आपको मिलता है एब्डोमेन रीजन के अंदर. So if I have to just show you somewhere, तो अगर आपका ये एब्डोमेन रीजन होगा, assume that कि ये आपका एब्डोमेन है आपके कॉकरोच का, तो वहां पे आपको मिलता है देखने के लिए आपके यहाँ पे एनल स्टाइल. सो विल गेट टू सी समथिंग लाइक दिस, दैट विल माय एनल स्टाइल, राइट. ये होता है आपके यहाँ पे एनल स्टाइल. ये आपको सिर्फ मिलेगा मेल कॉकरोच के अंदर, नॉट इन द फीमेल कॉकरोच. तो ये बात याद रख लेना. तो मेल और फीमेल को आप सेपरेट कर सकते हो, या ये डिफरेंसेस आप याद रखना कि फीमेल के अंदर यू विल हैव अ ब्रॉडर एब्डोमेन आपको मिलेगा, मेल्स के अंदर एब्डोमेन के अंदर आपको एनल स्टाइल मिलता है, जिसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ कॉडल स्टाइल. ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है देखने के लिए. इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे कॉकरोच की, तो कॉकरोच क्या खाता है, क्या प्रेफर करता है कॉकरोच खाने के लिए? वेज होता है, नॉन वेज होता है कॉकरोच? नॉन वेज होता है. बहुत बढ़िया. कॉकरोच सब कुछ खा लेता है. कॉकरोच पालक पनीर की सब्जी पड़ी हुई वो भी खाएगा, कॉकरोच मीट भी खाएगा, कॉकरोच पेपर भी खाएगा. कभी आपने सुना होगा, देखा होगा, कॉकरोच पूरे पेपर को लाइक तोड़ तोड़ के रख देते वो लोग. सो इट कैन ईट एवरीथिंग एक्चुअली. सो इसलिए याद रखना कॉकरोच इज गोइंग टू बी ओमनीवरस इन नेचर. सो कॉकरोच आपका होता है ओमनीवरस. ये सब कुछ खा सकता है, पेपर हो, मीट हो, वेजिटेबल हो, सब्जी हो, फ्रूट हो, सब कुछ आपका कॉकरोच काफी हैप्पीली खा सकता है. सो याद रखना दैट विल बी ओमनीवरस इन नेचर. अब एक और चीज मुझे बताओ, कॉकरोच एक्टिव ज्यादा कब होता है, दिन में होता है, रात में होता है? रात में. बिल्कुल सही. कॉकरोच आपके रात में रहेंगे एक्टिव, तो इसलिए याद रखना कॉकरोच आर गोइंग टू बी नॉक्टर्नल. दे आर गोइंग टू बी नॉक्टर्नल. दिन में ज्यादा एक्टिव नहीं होते, रात में होते ये लोग एक्टिव. और भी कोई एनिमल का नाम बता दो मुझे जो रात में एक्टिव होता है. ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है. और रैट्स, ठीक है, रैट्स भी रात को एक्टिव होते हैं. ठीक है, एनीथिंग एल्स? जुगनू. जुगनू, ठीक है. बैट भी एक अच्छा एग्जांपल है. जुगनू भी आपका रात को एक्टिव होगा, जिसको हम फायरफ्लाई बोलते हैं. यस, बैट्स आर गोइंग टू बी एक्टिव इन द नाइट टाइम. वेरी गुड, वो भी एक अच्छा एग्जांपल है. हाँ, आउल. ये क्या लैंग्वेज होती है, बोलो ना, आउल बोलो ना. और उसके अलावा और कुछ? गेको, ठीक है, हाउस गेको आपकी रात में एक्टिव होती है, नॉक्टर्नल होती है. वेरी गुड. सो दीज आर द एनिमल्स व्हिच आर गोइंग टू बी एक्टिव इन द नाइट टाइम. और उनके बीच में आपका कॉकरोच भी आपका रात को एक्टिव होता है. तो इसलिए आप कभी अगर किचन में जाते हो तो रात को कॉकरोच भागम दौड़ी कर रहे होते हैं. दिन में दे विल बी लाइक वेरी मच इनएक्टिव, बट रात के टाइम में दे विल बी वेरी मच एक्टिव ओवर हियर. ठीक है, ये बात याद रखना. अब कॉकरोच के बारे में आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो इससे आप वाकिफ नहीं है. कॉकरोच के अंदर आपको मेटामॉर्फोसिस देखने के लिए मिलता है. याद रखना, कॉकरोच के अंदर यू विल गेट टू हैव मेटामॉर्फोसिस विल बी सीन. सो मेटामॉर्फोसिस इज सीन इन देम. किसी को मालूम है मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट स्टेजेस. राइट. यहाँ पे डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे. सो यू विल गेट टू सी different developmental stages. So developmental stages will be seen. अब याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम बात करते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस की कॉकरोच के अंदर, सो यू विल हैव 13 डेवलपमेंटल स्टेजेस. यू विल हैव 13 स्टेजेस. 13 अलग अलग स्टेज होते हैं यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं 13 nymph stage. 13 nymph stage are been seen. So 13 अलग अलग स्टेज होते हैं, और उसके बाद उसे हम बोलेंगे एज ए एडल्ट कॉकरोच. उसके बाद एंड में हम बोलते हैं कि हाँ भाई मेरा जो कॉकरोच है वो एडल्ट कॉकरोच बन चुका है. ठीक है, तो ये 13 nymph स्टेज या 13 डेवलपमेंटल स्टेज याद रखना, और आपको मेटामॉर्फोसिस काफी क्लियरली आपको कॉकरोच में देखने के लिए आपको मिल जाता है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप कि कॉकरोच के अंदर, सो डेवलपमेंटल स्टेज आपने यहाँ पे देख ली है, क्या कॉकरोच उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता, ये बताओ मुझे. उड़ सकते यस सर. बिल्कुल उड़ सकता है. कभी नोटिस करना, कभी चप्पल लेके तुम खड़े हो ना, तुरंत उड़ के भागेगा वो वहां से, अगर उसने आपको देख लिया तो.
सो कॉकरोच कैन फ्लाई, सो दे हैव दिस फ्लाइट, सो बिल्कुल फ्लाइट वो वहां पे आपकी शो करते हैं, ठीक है, उनके पास होते हैं विंग्स एंड यूजिंग देम दे कैन एक्चुअली फ्लाई ओवर देयर, राइट। एग लेयर होता है या डायरेक्टली बेबीज देता है? ये कॉकरोच एग ले करते हैं, डायरेक्टली बेबीज रिलीज करते हैं? सर अगले हाँ जी, दे विल बी ओविपेरस इन नेचर, ओविपेरस होते हैं ये लोग भी, ये लोग एग ले करते हैं, सारे के सारे इंसेक्ट ओविपेरस ही होते हैं। सो दे विल बी ओविपेरस इन नेचर एंड दे विल बी लेइंग द एग्स। सो ये चीज आपको मिलेगी इसके अंदर देखने के लिए। साइंटिफिक नाम क्या होता है कॉकरोच का? पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। प्लांटा अमेरिकाना, बिल्कुल सही। So Periplanta americana is the scientific name for a cockroach. ये बेसिकली कॉकरोच का जो साइंटिफिक नाम है ये आपके यूएस के कॉकरोच का है, इंडिया का अलग होता है, बट तुम्हें ये याद रखना है, दैट इज गोइंग टू बी द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉकरोच। ऑलराइट, सो दीस आर द थिंग्स यू हैव सीन। अब यहाँ पे और भी कुछ हम यहाँ पे ट्रेट्स फटाफट देख लेते हैं। नॉक्टर्नल, ओमनिवरस, लिव्स इन डैम्प प्लेसेस। डैम्प प्लेस मतलब आपको मिलेंगे देखने के लिए गटर के पास या किसी भी लाइक नमी वाले एरिया के पास आपको मिल जाते हैं देखने के लिए, यू विल फाइंड देम लिविंग ओवर देयर। कलर इनका आपको मिलता है ब्राउन और ब्लैक। इंडिया में जो आपको दिखते हैं कॉकरोच आपके घर के आसपास जो आपको दिखते हैं वो ब्राउन एंड ब्लैक कलर के होते हैं, बट आपको काफी जगहों पे अलग ज्यादा कलर के भी आपको मिल जाते हैं, जैसे ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर के भी आपको कॉकरोचेस देखने के मिलते हैं ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, राइट। साइज इनका रहता है 4 से 3 इंच जितना आपको यहाँ पे साइज इनके अंदर आपको मिल जाएगा। एडल्ट आर अबाउट 34 to 55 माइक्रोमीटर इन लेंथ and millimeter in length, and body is covered by a hard chitinous exoskeleton. ये पॉइंट याद रखना, इनकी जो बॉडी होती है इट इज कवर्ड बाय अ हार्ड chitinous exoskeleton। काइटिन आपने टर्म सुना होगा, ये काइटिन टर्म हम पढ़ते थे जब हम फंगाई की बात करते थे। फंगाई के अंदर आपको ये काइटिन टर्म मिलता था देखने के लिए, वही chitinous exoskeleton आपको मिलता है कॉकरोच के ऊपर भी। सो chitinous exoskeleton आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कॉकरोच में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये चीज भी आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। देन और क्या लिखा हुआ है, इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज अ हार्डन्ड प्लेट्स कॉल्ड एज अ स्क्लेराइट। हर एक सेगमेंट के अंदर आपको ये हार्डन्ड प्लेट्स आपको मिलेंगे, आपको प्लेट्स मिलते हैं वहां पे, यू विल गेट सम हार्डन्ड प्लेट्स ओवर देयर ऑन द बॉडी एंड दीस प्लेट्स ऑन द बॉडी आर कॉल्ड एज माय स्क्लेराइट्स। तो ये टर्म याद रख लेना, आपको हार्डन्ड प्लेट्स आपको मिलेंगे वहां पे, इनको मिलेंगे स्क्लेराइट्स, और स्क्लेराइट्स के ऊपर ही आपको मिलेगा आपका एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ द काइटिन। They are joined to each other by a thin and flexible articular membrane called the arthroidal membrane। आपके जो स्क्लेराइट्स हैं यहाँ पे, ये जो ज्वाइंट करे हुए यहाँ पे, they are joined with the help of the membrane, they are attached to each other with the help of the membrane, और इस membrane को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे as a arthroidal membrane। तो इसके थ्रू ये लोग यहाँ पे अटैच होते हैं। बॉडी को हम 3 पार्ट से डिवाइड करेंगे, you will have 3 regions, you will have a head, thorax and abdomen। अब यहाँ पे चीजों को आप याद रखने की लाइक आदत डालिए, जब भी आपके सामने हेड आए याद रखना हेड इज मेड अप ऑफ माय 6 सेगमेंट्स। हेड बना होता है आपका यहाँ पे 6 सेगमेंट्स है, हेड इज मेड अप ऑफ माय 6 सेगमेंट्स। जब कोई थोरैक्स की बात करता है, सो थोरैक्स आपका बना होगा यहाँ पे, इट इज मेड अप ऑफ योर 3 सेगमेंट्स। थोरैक्स आपका बना होता है ऑफ योर 3 सेगमेंट्स। एंड देन यू हैव द एब्डोमेन वाला पार्ट। एब्डोमेन रीजन जो आपका यहाँ पे होगा ये आपका बना होगा 10 सेगमेंट्स है। इतने जनरल ट्रेट्स तो आपको मालूम रहने चाहिए, दैट यू विल हैव योर एब्डोमेन मेड अप ऑफ योर 10 सेगमेंट्स। आपका थोरैक्स बना होता है आपके 3 सेगमेंट्स है, और आपका हेड जो होता है कॉकरोच का इट इज मेड अप ऑफ माय 6 सेगमेंट्स। क्योंकि कई बार वो लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर। अभी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब कॉकरोच पढ़ेंगे ना, अभी आगे हम जब इसे पढ़ेंगे तो काफी चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे, कुछ चीजों को हम लोग काफी डिटेल में समझेंगे, और उसका रीजन ये होता है क्योंकि इसके ऊपर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी बन जाते हैं, और जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो आप उन्हें तभी आंसर कर पाओगे या आप स्टेटमेंट को तभी समझ पाओगे जब आपको उतना डिटेल में चीजों को मालूम होगा। तो आप इसमें काफी चीजें आप देखोगे कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होंगी, बट हम उन्हें देखेंगे, विल बी यूजिंग सम न्यू टर्म्स, विल बी यूजिंग सम न्यू लाइक सेंटेंसेस, और उन्हें वहां पे समझेंगे। बिकॉज ट्रेंड देखा गया है कि नीट के अंदर इसमें से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे वाले,
और जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते तो काफी अच्छे से वो लोग बना के पूछते फिर। इसलिए आपको हर एक चीज आपको माइन्यूटली आपको मालूम होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन आंसर देम, राइट। तो यस, इस पोर्शन को समझते समय आपके सामने कई सारे टर्म्स आएंगे जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे आपको, बट प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस टर्म्स, दोस सेंटेंसेस, बिकॉज वो नीट में आता है और हमारा लाइक मेन ऑब्जेक्टिव है आपके नीट का क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके लाइक एंश्योर दैट यू गेट दोस क्वेश्चंस करेक्टली डन। सो ये सब चीजें आपको कुछ मिलेगी यहाँ पे जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो इसलिए आदत डालिए इन सब चीज को याद रखने की। हेड के अंदर आपके होते हैं 6 सेगमेंट, थोरैक्स में आपके होते हैं 3 सेगमेंट और एब्डोमेन के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे देखेंगे आपके 10 सेगमेंट। दिस इज द डिवीजन यू नीड टू रिमेंबर इन दिस पार्ट ओवर हियर, राइट। अब इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट माय हेड पार्ट। हेड को हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट, थोड़ा सा हम देखेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझते हम यहाँ पे हेड को। यहाँ पे तो जब भी हम बात करते हैं कॉकरोच के हेड की, सो कॉकरोच हेड आपका रहेगा ट्रायंगुलर, सो विल हैव अ ट्रायंगुलर हेड ओवर हियर। सो काफी आपका ट्रायंगुलर हेड आपका होता है कॉकरोच का। अब इस ट्रायंगुलर हेड में आपको क्या क्या मिलेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो ट्रायंगुलर हेड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिलती है आपके हेड के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी द आईज। सो कॉकरोच विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द compound eyes, will have the presence of your compound eyes. अब अगर आपको कोई पूछता है कि यार ये कंपाउंड आइज किससे बनी हुई होती है, तो याद रखना कंपाउंड आइज आपकी बनी होगी कुछ माइक्रो यूनिट से, एंड दोस माइक्रो यूनिट इन द कंपाउंड आइज आर कॉल्ड एज माय ओमाटिडिया। सो थाउजेंड्स ऑफ ओमाटिडिया आपके मिलके बनाते हैं आपके यहाँ पे कंपाउंड आइज। सो ओमाटिडिया इज बेसिकली अ माइक्रो यूनिट। ये आपका अगर आपसे पूछा जाए कि आइज के अंदर कौन से स्मॉल स्मॉल यूनिट है जिससे वो आइज बनती है, तो आप आंसर करोगे यहाँ पे आपका ओमाटिडिया। सो यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ ओमाटिडिया जो मिलके बनाते हैं आपके यहाँ पे कंपाउंड आइज। सो यू विल गेट टू सी अ कंपाउंड आइज ओवर हियर, आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। अब कंपाउंड आइज एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है, और उसके साथ साथ एक और सबसे जरूरी सेंस ऑर्गन जो आपको मिलेगा कॉकरोच के अंदर, वो आपका यहाँ पे होगा एंटीना। सो यू विल हैव हेड के अंदर आपका यहाँ पे लगा होता है आपका यहाँ पे एंटीना। सो यू विल हैव एंटीना इन द हेड वाला पार्ट। अब जब आप बात करते हो एंटीना की, तो एक और चीज याद रखना कि एंटीना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है आपके कॉकरोच के लिए। ये सिर्फ ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो हेड के ऊपर लगा होता है, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। अब ये सेंस ऑर्गन बेसिकली क्या मदद करता है? ये सेंस ऑर्गन हेल्प करता है आपको फूड डिटेक्ट करने के लिए, टू सर्च फूड। दिस इज यूज फॉर सर्चिंग द फूड, फूड सर्च करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा आपका जो एंटीना होता है उसको आप इवन यूज करते हो टू नो द ऑब्स्टिकल, टू डिटेक्ट ऑब्स्टिकल, टू डिटेक्ट ऑब्स्टिकल। कभी आप नोटिस करना, कभी आप कॉकरोच के सामने जाके आप खड़े हो जाना, जैसे आप कॉकरोच के सामने जाके खड़े होते हो तो वो अपना एंटीना थोड़ा मूव करेगा, उसके बाद वहां से भागना चालू करेगा। तो इसके आसपास जो भी ऑब्स्टिकल होते हैं उसको डिटेक्ट कर लेता है, ऑब्स्टिकल को बहुत आराम से डिटेक्ट करता है। कभी आप नोटिस करना, कॉकरोच कभी बैठा होगा ना तो उसके एंटीना मूव कर रहे होंगे, तो अपने आसपास के एनवायरमेंट को लाइक सर्वे कर रहा होता है, पता कर रहा होता है कि आसपास क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे खाना है, कहाँ पे जा सकता है वो। सो ऑल दोस थिंग्स इट्स ट्राइंग टू डू दैट। सो याद रखना एंटीना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ओवर हियर, और उसका काम होता है फूड को सर्च करना या कोई ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करना, उसे अवॉइड करना। दैट इज व्हाट माय एंटीना इज नोन फॉर। पता नहीं आपके स्कूल में कराएंगे या नहीं कराएंगे, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें आप पता है क्या करते हो, आप कॉकरोच के एंटीना को कट कर देते हो, आप कट कर देते हो और फिर उसके बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करते हो। तो जब आप एंटीना को निकाल देते हो ना, तो आपका कॉकरोच बिल्कुल डिसओरिएंटेड हो जाता है, उसे पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, उसे कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो ये एक एक्सपेरिमेंट होता है जो स्कूल में कराया जाता था, बट पता नहीं आपके स्कूल में कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा, बट दैट इज समथिंग बीन डन। कराया क्या किसी के स्कूल के अंदर? नो No, सर, ग्रो होता है फिर एंटीना काटने के बाद? नहीं ग्रो करता, नहीं ग्रो करता। एक बार गया तो गया। तो बेसिकली तुम्हारा जब तुम कॉकरोच का काट रहे हो तो वो हो गया खत्म।
डन फॉर हिज लाइफ, बस थोड़े दिन डिसोरिएंट होगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, राइट। तो वो किया जाता है, वो स्कूल में बेसिकली किया जाता है कि एंटीना को कट करते हैं एंड देन यू ऑब्जर्व देम, देन उसका बिहेवियर आप ऑब्जर्व करते हो एंड देन स्लोली यू सी दैट वो डिसोरिएंट हो जाता है बिल्कुल, एंड आफ्टर फ्यू डेज इट वोंट इवन सर्वाइव, ठीक है। तो ये बात याद रखना, दैट इज गोइंग टू बी द स्टोरी ऑफ द एंटीना। तो एंटीना इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन आपके यहाँ पे मिलते देखने के लिए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे याद रख लेना, एंटीना अगर आपको याद हो रहा है तो एक और चीज याद रख लो कि एंटीना इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, एंटीना इज ओवर हियर मेड अप ऑफ योर स्मॉल यूनिट्स, और ये स्मॉल यूनिट्स जो आपके होते हैं एंटीना के अंदर उसको हम बोलते हैं पोडोमियर। सो द स्मॉल यूनिट्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय पोडोमियर। याद रखना, एंटीना इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स ओवर हियर, ये जो स्मॉल यूनिट्स जो आपके होते हैं एंटीना के अंदर उसको हम बोलते हैं पोडोमियर। ये भी टर्म याद रखना, PODOMERE, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप यही दो सेंस ऑर्गन आप याद रखो हेड के अंदर फिलहाल के लिए। एक और इसके अंदर आएगा, हम बाद में देखते हैं। एक तो आपका यहाँ पे कंपाउंड है जिसके थ्रू वो देख सकता है, सिंपल सी बात है, और एंटीना जिसके थ्रू वो सेंस कर सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन फॉर द कॉकरोच, इससे वो फूड डिटेक्ट कर सकता है, ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट कर सकता है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। और याद रखना, एंटीना इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल यूनिट्स ओवर देयर, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पोडोमियर। तो इतनी चीज याद रखना हेड के अंदर, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब क्लास खत्म होने के पहले मुझे आप कुछ चीजें बताओ, कुछ चीजों का आंसर करो, बताओ मुझे। टेल मी समथिंग लाइक, आपके कितने डेवलपमेंटल स्टेजेस आपको मिलते हैं कॉकरोच के अंदर? 13 डेवलपमेंटल स्टेज आपको मिल जाएंगे कॉकरोच के अंदर, राइट, ठीक है। मुझे बताइए, फीमेल कॉकरोच के अंदर और मेल कॉकरोच में डिफरेंस क्या होता है? मेल में एनल Broader abdomen. मेल में एनल स्टाइल होता है। बिल्कुल सही, मेल के अंदर आपको एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल मिल जाएगा, और उसके अलावा Broader abdominal. किसके अंदर? Female. फीमेल के अंदर फीमेल्स आई गेट टू हैव अ ब्रॉडर एब्डोमेन, सो दैट इज समथिंग आई गेट टू सी, ठीक है। अब मुझे बताइए, आपके थोरैक्स के अंदर कितने सेगमेंट होते हैं? 3. ठीक है। एब्डोमेन के अंदर कितने सेगमेंट होते हैं? 10. 10 सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन के अंदर, और हेड के अंदर आपके होते हैं 6 सेगमेंट। और देन मुझे आपको बताइए, देन टेल मी, डेंस इररेगुलर टिश्यू का एग्जांपल क्या बनेगा मेरा? डेंस इररेगुलर टिश्यू के एग्जांपल क्या बनेगा? स्किन बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय डेंस इररेगुलर टिश्यू। किसी को भी याद नहीं आया डेंस इररेगुलर टिश्यू का? ठीक है। अब मुझे बता दो, आपके पास ग्लियल सेल्स के नाम बता दो। हाउ मेनी ग्लियल सेल्स हमने लिखे थे वहां पे? 3 माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है। इनमें से कौन सा सेल था जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रिएट करता था? एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। दे आर गोइंग टू एंश्योर दैट कि आपका ब्लड में से डायरेक्टली मटेरियल आपका ना जाए न्यूरॉन्स की तरफ, ओनली एसेंशियल थिंग्स आर सेंट टुवर्ड्स द न्यूरॉन। सो ये चीज का ध्यान रखता था मेरा यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स, बिल्कुल सही। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन, राइट। उसके अलावा मुझे बताइए, आपके माइक्रोग्लियल सेल क्या करते थे? ईट फॉरेन बॉडी, पार्टिकल को खा लेते थे। कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल वहां पे आ गया तो उसको आपने खा लेना है, उसको आपने फटाफट पकड़ के खा लेना है। दैट इज माय माइक्रोग्लियल सेल आर नोन फॉर, ठीक है। याद रखना, ग्लियल सेल आर का जनरली अगर आप देखा जाए तो उनका काम होता है सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और नरिश करना अपने न्यूरॉन को, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूरॉन्स। दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव दैट ओवर देयर। तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया था। देन वी हैव सीन द डेंस रेगुलर टिश्यू के एग्जांपल क्या होंगे? डेंस रेगुलर टिश्यू के एग्जांपल Ligaments Yeah. ligaments and tendons. ligaments and tendons are the examples over here, right? These are the example you get to see. तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद। These are the things you have done in the today's class. याद रखना, आज की क्लास में हमने बस कॉकरोच को स्टार्ट किया है, उसके जनरल ट्रेट्स हमने यहाँ पे देखे और हम बस उसके हेड को यहाँ पे देख रहे हैं। कल से हम कॉकरोच के हेड को देखेंगे, थोरैक्स को देखेंगे, एब्डोमेन को देखेंगे। We'll try to see after that the physiology of the cockroach, ठीक है। तो इतना देख के आना, इतना पढ़ के आना, ताकि आगे की चीज समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। नाउ लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर। अब बताइए, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और एग्जाम को लेकर क्वेरी, उसको मैं रिजॉल्व